हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण इतिहास के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल, अज्ञात काल, इसके समय की बात किया जाए तो 1000 ईसा पूर्व लगभग इसका समय काल माना जाता है। फिर आता है पूरा पाषाण काल। इसके समय की बात किया जाए तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के लगभग का समय माना जाता है। फिर आता है नवपाषाण काल। यह 4000 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जाता है। फिर आता है मध्य पाषाण काल, जो कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग की बात मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं आगे कि हमारे इतिहास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ ही होता है कि इतिहास के पूर्व का युग। इतिहास के पूर्व के युग को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल से पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी जो है लिखित रूप में प्राप्त नहीं थी, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि प्रस्तर युग किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल को हम प्रस्तर युग कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जिस समय मानव पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था। इस काल में विषय की जानकारी पाषाण के उपकरण तथा मिट्टी के बर्तन और खिलौनों से प्राप्त होती है। इस काल में किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? मिट्टी के बर्तनों से। यह अनुमान लगा लिया जाता है कि इस काल के लोग अपने जीवन को ऐसे जीते थे। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो खोजने का श्रेय जाता है वह डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल की बात की जाए तो इस काल में लेखन कला के प्रचलन होने के बाद भी लेखों को पढ़ा नहीं जा सका। पहले हम काल प्रागैतिहासिक काल में पढ़े कि उसमें लिखना पढ़ना मनुष्य नहीं जानता था, इसलिए कोई लेखन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है, इसमें लेखन की कला के प्रचलन के बाद भी लोग उसे पढ़ नहीं पाए। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ही एक ऐसा काल है जिसमें लिखित विवरण क्या है? उपलब्ध है। पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव जो है गुफाओं में रहता था और हर प्रकार के कार्य को करने के लिए वह पत्थर का प्रयोग करता था। साथ ही पत्थरों के प्रयोग करके वह अपने भोजन की तलाश भी कर लेता था। भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करके भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। मनुष्य जो भी भोजन इकट्ठा करता था उसको कच्चा ही खा जाता था, क्योंकि इन्हें भोजन पकाने का कला का ज्ञान ही नहीं था। परंतु इस समय मानव ने आग की खोज कर ली थी। आग की खोज तो कर ली थी, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि आग का प्रयोग कैसे करते हैं। आग इस प्रकार से पता चलता है कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी, परंतु आग को जलाने का प्रोसेस उनको नहीं पता था। पूरा पाषाण काल होमो सैपियन पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए, और भारत में इस मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण जो मिलता है वह 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण युग। इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। पहला है चापर चामिंग पेबुल संस्कृत, जिसमें चापर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। पेबुल पत्थर के वे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, इसे पेबुल कहते थे।
इसमें एक तरफ धार होता था, जो पेबुल होता था उसमें एक तरफ धार होता था, और धार का उपयोग जो होता था वह किसी भी प्रकार की वस्तुओं को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस युग के जो उपकरण हैं सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण सोहन संस्कृत के नाम से इन्हें जाना जाता है। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृत। यह एक प्रकार का साधारण पत्थर के कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण हैं तथा यह स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता था। इसका किनारा जो है वह धारदार होता था। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादमदुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त होते हैं। अब आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में जेफ्टर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा था और इस समय में मुख्य औजार फलक, बेधनी और खुरचनी थे। मध्य पाषाण काल में फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृत की संज्ञा भी दी गई है। फलक क्या होता है? फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़ करके बनाया जाता है। मध्य पाषाण काल का यह जो उपकरण है यह उत्तर प्रदेश के चकिया जो कि वाराणसी में है, मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में और सोन घाटी राजस्थान के बागान में इस काल के उपकरण जो हैं प्राप्त हुए हैं। फिर आता है उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल का जो मुख्य उपकरण था वह था ब्लेड। ब्लेड कैसे होते थे? पतले और संकरे आकार के होते थे और उन्हें भी फलक कहा जाता था, जो दोनों के किनारे कैसे होते थे? समानांतर होते थे। इस काल में अस्थि महत्वपूर्ण हो गई थी। अस्थि मतलब हड्डी के जो उपकरण होते थे इस काल में प्रयोग किए जाते थे। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर के इलाके के स्थल से प्राप्त हुए हैं और पता चला है कि उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डी के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। फिर आता है मध्य पाषाण काल जो कि 8000 ईसा पूर्व से लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास की बात मानी जाती। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं और वनस्पतियों में भी बदलाव हो गया, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। जैसे ही जलवायु परिवर्तित हुई वैसे ही रहन सहन में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, जिसके कारण इंसानों को औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और कार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का भी उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हो गया। इस समय तक मानव पशु को पालना प्रारंभ कर दिया था। इस समय के मानव ने सर्वप्रथम मानव जो पशु का पालन किया वह कुत्ता था। कुत्ता के पालन का जो साक्ष्य है वह आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागौर जो कि राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त होता है। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है और साथ ही इस युग में प्रयोग होने वाला कृष्ण लोहित मृद भाड़, काले और लाल रंग के बर्तन का साक्ष्य मिला है। मृद भाड़ मतलब होता है मिट्टी का बर्तन और यह मिट्टी का बर्तन जो होता था लाल रंग का और काले रंग का होता था। इसका जो साक्ष्य मिला इससे पता चलता था कि इस काल के लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। छोटी बस्ती के साक्ष्य के अलावा अनेक प्रकार की भट्टियाँ
झोपड़ी, फर्श तथा दाह संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। साथ में यहाँ से 12 सिंघा, भैंस, हाथी, सूअर, कछुआ और पत्तियों के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से अनेक शवदान भी मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने का भी प्रमाण मिलता है। बुर्ज होम कश्मीर से मालिकों के कुत्तों के साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ ऐसा साक्ष्य मिला है जहाँ कुत्तों के साथ उनके मालिकों को भी दफनाया जाता था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में जंगली और पालतू दोनों प्रकार के इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी की बात की जाए तो C.L. कालाई ने 1857 ईस्वी विंध्य क्षेत्र में खोजा था। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग की बात है। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1885 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में किया है। इस समय में मानव पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की अपेक्षा अधिक बदलाव हो गया था। नवपाषाण काल में मानव एक जगह अस्थायी निवास करने लगे और धीरे धीरे इस काल में पशुपालन और कृषि कार्य का भी विकास होने लगा। भारत के बलूचिस्तान के मेहड़गढ़ से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त कई साक्ष्य मिले हैं जो कि अलग अलग जगहों से मिले हैं। इस युग में आग से भोजन पकाने की तकनीक का प्रारंभ हो गया था। यही इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं जो कि प्रथम 3 और जौ की 2 साथ कपास की खेती का भी साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। महगढ़ा यह बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिला है। इसमें जो प्रमाण मिला है उससे पता चलता है कि यहाँ जो है पशुओं का पालन किया जाता था। क्या मिला है चलिए जानते हैं। इसमें 3 बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त हैं जिसमें 20 से अधिक पशु बांधे जा सकते हैं। उत्तुनूर और पय्यमपल्ली। उत्तुनूर जो है आंध्र प्रदेश में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। दोनों जगह से कपड़े से निर्मित और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ है। ताम्रपाषाण युग में ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा था। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया, तो जिस संस्कृत ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया उसी संस्कृत को ताम्रपाषाणिक युग कहा गया, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ताम्रपाषाण युग तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ताम्रपाषाणिक युग
हड़प्पा के कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां जो होती हैं बाद में होती हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग जो हैं पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्यतः अनाज, गेहूँ, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, तिलहन की फसलें भी उगाया करते हैं। तो पता चलता है कि ताम्रपाषाण युग में मनुष्य क्या करता था, खेती का भी काम करता था। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांव में रहते थे और देश के विशाल भागों में फैले थे, जहां पहाड़, जमीन और नदियां स्थित थीं। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन के जो लोग हैं वह पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित ही नहीं थे, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने में कारीगर थे। ताम्रपाषाण युग में अधिकतर मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जो काले और लाल रंग के होते थे, जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रेखित आकृतियां भी बना दी जाती थी। भारत में ताम्रपाषाणिक युग की जो बस्तियां थीं, पहली थी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार उदयपुर में और गिलुंद राजसमंद में। भारत में ताम्रपाषाणी युगीन की जो अन्य बस्तियां थीं, पश्चिमी महाराष्ट्र, जोखे, नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद जो कि अहमदनगर में है, चंदौली, कोल्हापुर, इनामगांव। इस युग के सबसे बड़ी बस्ती यहीं से मिलती है जो कि पुणे में है। भारत में ताम्रपाषाणीन युगीन जो बस्तियां थी वह पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कैथा और गुना है। चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका पतन और अन्य जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। साथ ही से हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पीय सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तो कुछ का मत है कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई है, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों और नगरों में रहा करते थे, जहां बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों के बने घर, चौड़ी सड़क आदि स्थित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हथियार, आभूषण, मूर्तियां और बर्तन का निर्माण करना जानते थे। इनके निर्माण में चांदी, तांबा और कांसे का प्रयोग होता था। साथ ही सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है उसको देखते हैं। एच हेरास के अनुसार नक्षत्रीय आधार पर इन्होंने दिया था 6000 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व।
सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा कार्रवाई की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। प्राप्त साक्ष्य: सूती कपड़ों के अंश, महान स्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे की बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े का दांत, सेलखड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा B.K. थापर के द्वारा 1960 में की गई थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह वह स्थल है जो राजस्थान के गंगानगर जिले में तथा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं: कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मुहरे जो कि मेसोपोटामिया जैसे खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीकी पर चने की फसल बोई जाती थी, लकड़ी के बने पाइप आदि की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से हुई है। हड़प्पा, इसकी खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधो स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। यह पंजाब के माटमोगरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो हैं: मुहरे, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र, अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक के आवास आदि साक्ष्य मिले हैं। चाहूदड़ो, इसकी खोज वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसे पुरातात्विकविद मैके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया था। यह स्थल सिंध जो कि पाकिस्तान में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य की बात की जाए तो वक्राकार ईंटें यहाँ का एकमात्र स्थल है जहाँ की वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य और सजने संवर के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। मनके का कारखाना आदि का साक्ष्य मिलता है। बनवाली, इसकी खोज वर्ष 1973 में R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य की बात की जाए तो तांबे का बना वड़ाग्र, वह कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी आदि का साक्ष्य मिलता है। सुतकोटगे डोर, इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ऑरोल स्टाइन के द्वारा की गई थी। यह स्थल बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। प्राप्त साक्ष्य की बात की जाए तो मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा और अर्चना की बात की जाए तो एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाई देता है, जो पता चलता है कि पृथ्वी का स्वरूप है। फिर प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष में पीपल और बबूल का वृक्ष का पूजा किया जाता था। पशुओं में कुबड़ वाले साढ़ और वृषभ की पूजा, नाग तथा अग्नि की पूजा इस काल में की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग लोथल में हाथी के दांत से बना एक पैमाना भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो के सेलखड़ी तथा सीप का बना हुआ बाट आदि जो माप तौल के यंत्र हैं, ये भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल की इकाई के चित्र से परिचित थे।
सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु की बात की जाए तो यहाँ के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था और सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता था वह तांबे का प्रयोग किया जाता था। धौलावीरा, इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था, परंतु इनकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मनहार एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। प्राप्त साक्ष्य जो हैं दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारतों के अवशेष, चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा संरचना तथा सूचना पट्ट, विभिन्न प्रकार के जलाशय की प्राप्ति मिलती है। सिंधु सभ्यता में भक्ति पूजा व अर्चना। इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा किरात, शिकारी, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे। मातृदेवी देवी के सौम्य और रौद्र रूप की पूजा भी इस सभ्यता में की जाती थी। सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के पतन का कोई कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि यह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए किसी एक कारण या आपदा का ह्रास होना संभव नहीं है। अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारण हैं। सिंधु सभ्यता में परिवहन की जो व्यवस्था थी, पक्की मिट्टी की नाव मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों के नाव के प्रयोग से प्रमाणित होता है कि जल मार्ग या नाव जहाज का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाकोह आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। अब जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का उदय होता है। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता भी कहलाती है। इसे 2 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता के ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है, इसलिए यह सभ्यता उसी के नाम से अभिहित है। ऋग्वैदिक काल का अभिप्राय उस काल से है जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। इस काल का अध्ययन भी 2 प्रकार से किया गया है, एक पुरातात्विक साक्ष्य, एक साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य चित्रित धूषण मृदभाड़ संस्कृत के 109 स्थल पंजाब में, हरियाणा में 24, उत्तर प्रदेश में तथा राजस्थान में 8 विदित हैं। इस धूषण मृदभाड़ संस्कृत का काल जो है 1700 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक भवन एवं पंजाब में भी 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। पहला एवं 10वां मंडल जोड़ा गया है, जबकि दूसरे में 7वां मंडल जो है पुराना है। वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण। आर्यों के आगमन का काल विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से निर्धारित किया है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व, हरमन जैकोबी के अनुसार 4500 से 2500 ईसा पूर्व, विटर्नी चर्च के अनुसार 3000 ईसा पूर्व, आर.के. मुखर्जी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व, मैक्स मूलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व। इस प्रकार से वैदिक सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों के निवास की बात की जाए तो अनेक विद्वानों में भी इसमें मतभेद है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश, फिलिप सेसेटी और विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप, पी गाइल्स के अनुसार हंगरी तथा डेन्यूब नदी, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया,
फेंका के अनुसार स्कैंडिनेविया, स्वामी दयानंद के अनुसार तिब्बत, जीबी डॉड के अनुसार वैक्ट्रा। आर्यों का संघर्ष। आर्यों का संघर्ष गैरिक मृदभाड़ एवं लाल और काले मृदभाड़ वाले लोगों से हुआ है। आर्यों के विजय होने का कारण था घोड़े चलित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण तथा कवच। विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग आर्य संभवतः करते थे, ऐसा माना जाता है। आर्य धनुष और बाण का प्रयोग करते थे। प्रायः 2 प्रकार के बाणों का होता था। पहला विषाक्त एवं सींग के सिरा मुख वाला तथा दूसरा तांबे के मुख वाला। इसके अतिरिक्त बरछी, भाला, फरसा और तलवार आदि का भी प्रयोग करते थे। राजनैतिक अवस्था। राजा वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता था। सामान्यतः राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था। वैदिक सभ्यता की न्याय व्यवस्था। विचारकों के अनुसार इस काल में विधि या धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा ही नहीं की थी, वरन राजसत्ता द्वारा इसके पालन पर भी जोर दिया गया था। ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए धर्मन, बाद में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनैतिक एवं सामाजिक इकाई थी। इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अस्थिरता बनी थी। आर्यजनों में संयुक्त परिवार प्रथा थी। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे। पहला था सोना, दूसरा था तांबा और तीसरा था कांसा। महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य करती थीं। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी और बढ़ई आदि शिल्प भी इस काल में प्रचलित थे। वैदिक सभ्यता विनिमय प्रणाली। संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली उस युग में प्रचलित रही होगी। यद्यपि विनिमय के रूप में गाय, घोड़े और निष्क का प्रयोग होता था। निष्क संभवतः स्वर्ण आभूषण होता था या फिर सोने का एक ठेला व्यवस्था का प्रमुख आधार था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य के चयन की स्वतंत्रता थी। अतः व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट महत्व था, क्योंकि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म से होता था। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के ब्रिज वर्णे धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय है वर्ण करना या चयन करना। वेद जो होते थे आर्यों के प्राचीन ग्रंथ होते थे। वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और अगला है अथर्ववेद। इन सभी में ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, जो कि पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल या 10 अध्याय हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं और जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। पहले है साकल्प, वासकल्प, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुति और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी देवताओं का भी जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चैनक ऋषि जो हैं वह पुनः युवा करने की भी कथा मिलती है। अब पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का अर्थ होता है यत धन जू बराबर यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा
है इस वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों का भी प्रयोग किया जाने वाला मंत्र है। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का भी वर्णन है। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहला है शुक्ल शाखा और दूसरा है कृष्ण शाखा। कृष्ण शाखा जो है वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं और शुक्ल जो शाखा है याज्ञवल्क्य ऋषि से संबंध रखता है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं, इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में चह बृहधान्यों का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा दिव्य वेद और कृषि विज्ञान का भी विषय इस वेद में मिलता है। सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है। सौम्यता और उपासना इस वेद में ऋग्वेद के ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी कि गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों में इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़ करके शेष सब मंत्रों में ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में भी जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन है वही क्या है? अथर्ववेद है। वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर के मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विधाओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार आदि का जिक्र भी मिलता है। अथर्ववेद इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। उपनिषद। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए पहले जो शिष्य होते थे गुरु के समीप बैठते थे उसी को उपनिषद का स्वरूप माना गया है। यह शब्द उप, नी उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ हैं। विवरण जिसका अर्थ होता है नाश होना, गति जिसका अर्थ होता है पाना या जानना, और अगला है अवसाधन जिसका अर्थ होता है शिथिल होना। उपनिषदों की कुल संख्या की बात की जाए तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वेदीय उपनिषद जो कि 10 है। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद जो कि 19 है। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद जो कि 32 है। अथर्ववेदीय उपनिषद जो कि 31 है और सामवेदीय उपनिषद जो कि 16 है। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 108 होगी। अब जानेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग। वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा। इसमें वेदों मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प में वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका कथन किया गया है। इसकी भी 3 शाखाएं हैं। पहला है सौत्र सूत्र, दूसरा है गृहस्थ सूत्र और अगला है धर्म सूत्र। अगला आता है व्याकरण। इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग के शब्दों की सिद्धि और उदांत, अनुदांत और स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। अगला है निरुक्त। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों को निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। अगला है ज्योतिष। इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के समय का ज्ञान होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। छंद।
वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उषडिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। अगला है पुराण। हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ जिसमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों, राजाओं के वृत्तांत मिलते हैं उन्हें हम पुराण कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 है और अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म का उदय